तो चलिए आज बात करते हैं ग्रेडियंट के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे कि हम ग्रेडियंट के कंसेप्ट को जानते हैं कि ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन के लिए फाइंड आउट किया जा सकता है। ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केलर फंक्शन के साथ हमारे वेक्टर ऑपरेटर डेल का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस स्केलर फंक्शन का इस ऑपरेटर डेल के कारण एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। क्योंकि यहाँ पे जो नेबुला के मतलब कि वेक्टर ऑपरेटर डेल के जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी ऑपरेटर्स का टर्म्स है, उन सभी टर्म्स में आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट जैसे कुछ कंपोनेंट्स है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डेरिवेट हो जाता है। और डेरिवेट होने के बाद हम उन तीनों एक्सिस का ये जो रिजल्ट बन के आता है डेरिवेशन का, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम वेक्टर एडिशन लेते हैं। क्योंकि नेबुला ऑपरेटर के अंदर आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट, इन तीनों कंपोनेंट्स के बीच में क्या है, एडिशन की साइन है। तो उसके कारण क्या होता है कि तीनों डायरेक्शन में जो भी उसका रेट ऑफ चेंज आता है, क्योंकि असल में ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर्स होते हैं या तो डेरिवेशन का कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है, वो एक रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने का फिनोमिनन है, या तो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने का एक कंसेप्ट है, एक जरिया है। जिसके कारण क्या होता है कि आपका ये स्केलर फंक्शन तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कितना रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है, ये हम पहले इंडिविजुअली चेक करते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, उन तीनों रेट ऑफ चेंज का, तीनों इंडिविजुअल डायरेक्शन का हम वेक्टर सम फाइंड आउट करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, आपको रिजल्ट में जो इक्वेशन मिलता है, उस इक्वेशन में आपके पास जो टर्म बन के आती है, उस टर्म में क्या होता है, उस टर्म में आपके पास तीनों वेक्टर कंपोनेंट्स का वेक्टर एडिशन होता है। जिसके कारण आपको आई, जे और के, इन तीनों कंपोनेंट्स का एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके उस पूरे के पूरे स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट को। तो ये जो ग्रेडियंट का आपको रिजल्ट में मिलने वाला वेक्टर होता है, वो वेक्टर आपको क्या बताता है, वो बताता है मैक्सिमम चेंज ऑफ द इक्वेशन इन दैट डायरेक्शन। मतलब कि आप जिस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में ये जो आपका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, वो आपको बताता है। और अगर आप उस मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के उस पॉइंट के पास, आप उस पूरे के पूरे फंक्शन का उस पॉइंट के पास स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रिजल्ट में जो इक्वेशन मिला है, मतलब कि रिजल्ट में जो आपको एक वेक्टर मिला है, उस वेक्टर में आप उस कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को क्या करना चाहिए, उसमें रिप्लेस करना चाहिए। और रिप्लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, जिसका आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स का स्क्वेयर लेकर उसका एडिशन करके उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो ये कुछ ग्रेडियंट का कंसेप्ट है जो कि हमें रिमेंबर करना चाहिए उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि उस न्यूमेरिकल एग्जांपल में हमारे पास जो स्केलर फंक्शन बन के आता है, उस स्केलर फंक्शन में हमें जो आंसर मिलता है, उस आंसर को हमें क्या करना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमने ये जो पूरा का पूरा काम किया है, हमने ये जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन में असल में हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं ग्रेडियंट के तीसरे एग्जाम्पल के बारे में। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। मतलब कि आपको यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन दिया गया है कि जिस फंक्शन में आपका ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये सभी टर्म्स एक कॉमन अंडर रूट के अंदर है। तो जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे
इस पूरे के पूरे इक्वेशन में आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट जैसे कंपोनेंट्स कहीं पे भी नहीं है। तो मतलब ये होता है कि ये जो आपका दिया गया इक्वेशन है वो इक्वेशन एग्जैक्टली कैसा है, स्केलर फंक्शन। क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेडियंट की डेफिनेशन में ये याद रखना है कि ग्रेडियंट उसी का फाइंड आउट हो सकता है जो फंक्शन स्केलर फॉर्मेट में होता है। क्योंकि स्केलर फॉर्मेट में जब आप फंक्शन लेते हैं और उसके ऊपर वेक्टर ऑपरेटर डेल को इस्तेमाल करते हैं तो उस वेक्टर ऑपरेटर डेल के कारण आपको यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट मिलता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डेफिनेशन में भी हमें यहाँ पे ये बात दी गई है। टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन वी नीड टू टेक अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर फंक्शन विथ वेक्टर ऑपरेटर डेल। मतलब कि आपको इस स्केलर फंक्शन के ऊपर वेक्टर ऑपरेटर डेल को अप्लाई करना है और इन दोनों के बीच में क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो ये बात आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि ये है आपका वेक्टर ऑपरेटर डेल, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और डेल बाय डेल जेड के कैरेट। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है आपको स्केलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई। तो ये है आपका स्केलर फंक्शन। तो जैसे ही आप इस स्केलर फंक्शन के ऊपर इस वेक्टर ऑपरेटर डेल को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है, विच इंडिकेट्स द ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। मतलब कि आपको यहाँ पे ये जो आपके वेक्टर ऑपरेटर डेल के तीनों कंपोनेंट्स है आई जे और के कैरेट के, इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ आपको इस वेक्टर फंक्शन के सभी कंपोनेंट्स को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो जिसके कारण क्या होगा, इस फंक्शन का यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में इसका डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन के कारण उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया जाएगा और वो रेट ऑफ चेंज पर्टिकुलरली उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और उस डायरेक्शन के कारण आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे उन सभी इंडिविजुअल डायरेक्शन में उसका रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। फिर आप उन सभी इंडिविजुअल डायरेक्शन का, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है प्लस, मतलब कि वेक्टर एडिशन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इस पूरे के पूरे स्केलर फंक्शन का एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट रेट ऑफ चेंज मिलेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे सभी अलग अलग डायरेक्शन में पहले उसका इंडिविजुअल रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है और इंडिविजुअल रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के बाद आपको उसका वेक्टर एडिशन लेना है, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा, इस पूरे के पूरे स्केलर फंक्शन का रिजल्टेंट रेट ऑफ चेंज मिलेगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट वी नीड टू टेक अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म्स ऑफ द वेक्टर ऑपरेटर डेल एंड स्केलर फंक्शन एफ। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनल आंसर ऑफ ग्रेडियंट बिकेम्स ऑलवेज अ वेक्टर टर्म। मतलब कि आपको ये जो ग्रेडियंट मिलेगा वो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, वो आपको एक वेक्टर टर्म मिलेगा। तो वो बात तो अभी हमने यहाँ पे बोली थी कि जैसे ही आप यहाँ पे वेक्टर ऑपरेटर डेल को स्केलर फंक्शन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, उसके कारण आपको यहाँ पे सभी इंडिविजुअल डायरेक्शन में डेरिवेटिव्स मिलते हैं और उन सभी डेरिवेटिव्स का, मतलब कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का एडिशन लेते हैं तो वो एडिशन के कारण आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और ये हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट ये कहता है कि फाइनल आंसर विल बी वेक्टर टर्म। तो चलिए देखते हैं कि ये जो आपका स्केलर फंक्शन है, इस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है। स्केलर फंक्शन कौन सा था, स्केलर फंक्शन था r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए ग्रेडियंट की डेफिनेशन को यूज करते हैं नेबला इनटू आर। तो ये नेबला क्या है, ये है हमारा वेक्टर ऑपरेटर डेल, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैरेट प्लस डेल बाय डेल जेड के कैरेट, और उसके साथ हमने आर को कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आर सभी कंपोनेंट्स के साथ क्या होगा, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा और इस मल्टीप्लिकेशन के कारण आपको यहाँ पे ये टर्म मिलती है डेल आर बाय डेल एक्स आई कैरेट प्लस डेल आर बाय डेल वाई जे कैरेट प्लस डेल आर बाय डेल जेड के कैरेट, जो कि आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी टर्म्स में जहां पे भी आपको आर देखने को मिलता है उस आर में आप इस टर्म को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेसमेंट के कारण क्या आएगा, यहाँ पे देखिए डेल बाय डेल एक्स
और ये हो गई आर की वैल्यू जो कि आपको यहाँ पे इक्वेशन में ऑलरेडी दी गई थी आई कैरेट, तो ऐसे ही आएगा। सिमिलरली डेल बाय डेल वाई ये हो गया आर का टर्म और ये आया जे कंपोनेंट। सिमिलरली डेल बाय डेल जेड और ये हो गई आर का इक्वेशन और ये आ गया के का कंपोनेंट। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये सभी टर्म्स का डिफरेंशिएशन किस तरह से हो सकता है। तो मैं पहले आपको इस पूरे के पूरे एक टर्म का डिफरेंशिएशन करके समझाता हूं और इसी टर्म के अनुसार आपको क्या करना है, सभी टर्म्स का डिफरेंशिएशन आप ही को चेकआउट करना है। तो देखिए मैं आपको एक बार समझाता हूं। ये टर्म क्या है, डेल बाय डेल एक्स अंडर रूट, ये आपका आर का इक्वेशन देखिए, डेल बाय डेल एक्स और ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड रेस टू स्क्वेयर। तो देखिए यहां पे पूरा का पूरा अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है कि ये पावर रिप्रेजेंट करता है 1/2। तो मैं क्या करता हूं, इस अंडर रूट को पावर 1/2 के फॉर्मेट में लिखता हूं। तो क्या होगा, देखिए इस इक्वेशन में होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और यहाँ पे अंडर रूट को मैंने लिखा है पावर 1/2 और यहाँ पे मैं आई कैरेट नहीं लिखता हूँ क्योंकि आई कैरेट जे कैरेट सभी टर्म्स में एज इट इज कैरी ऑन होने ही वाले हैं, हमें यहाँ पे इसे कंसिडर करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को एनालिसिस करेंगे। तो इस ब्रैकेट में क्या है, इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर भी है, वाई स्क्वेयर भी है और जेड स्क्वेयर भी है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लेना है, डिफरेंशिएशन आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब कि यहाँ पे आपके लिए काम की टर्म तो सिर्फ ये एक्स स्क्वेयर ही है, वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर कैसे है, कांस्टेंट है, लेकिन ये सभी टर्म्स मतलब कि ये दोनों टर्म्स वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर एक पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर है और उस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 1/2 पावर है। मतलब कि ये एक कॉमन पावर आपके इन तीन टर्म्स को क्या करता है, कलेक्ट कर देता है। तो कलेक्ट करने के कारण हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x या तो सिर्फ और सिर्फ y या तो सिर्फ और सिर्फ z इनों को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, कंसीडर कीजिए कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मतलब कि ये इतना पोर्शन क्या है, आपका एक बड़ा सा x है। तो बड़ा सा x होगा तो क्या होगा, ये बड़े से x के ऊपर ये आएगा 1/2, तो x रेस टू 1/2। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा कि ये 1/2 आ जाएगी आगे, मतलब कि ये आ गई 1/2 आगे, फिर ये x रहेगा एज इट इज, तो ये x रह गया कैपिटल एज इट इज। और इस 1/2 में से क्या होगा, 1 यूनिट रिड्यूस होता है जो कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है। तो आधे में से अगर पूरा बात करते हैं तो क्या होगा, -1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स रेस टू मतलब कि इस कैपिटल एक्स के ऊपर यहाँ पे आएगा -1/2। तो ये हो गया इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन। फिर क्या करना पड़ेगा कि अब इस ब्रैकेट की तो बारी पूरी हो गई, लेकिन अब इस ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर। तो अब इस एक्स स्क्वेयर का इंडिविजुअली हम इस डेल बाय डेल एक्स के कंपैरिजन में डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, क्योंकि अब हमने इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का काम तो एक बार तमाम कर दिया। अब क्या कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर हम सभी टर्म्स को इंडिविजुअली यहाँ पे कंसीडर करके उसका डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हैं। तो अब ये एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द डेल बाय डेल एक्स, वो तो एक ऑर्डिनरी टर्म है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी टर्म्स का डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन आएगा 2 टाइम एक्स। तो ये हो गया आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरह से हो सकता है। तो देखिए कि यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, 1/2 को आगे लेना है, तो ये आ गया 1/2 आगे। फिर क्या होगा, ये पूरा का पूरा x एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और ऊपर पावर के ऊपर क्या आएगा, 1/2 -1 मतलब कि ये होगा -1/2। और फिर क्या करेंगे कि ये पूरा ब्रैकेट का काम होने के बाद हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन करते हैं जो कि बन के आता है 2 टाइम एक्स। तो आई कैरेट तो यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी आई कैरेट आएगा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका इस पूरे के पूरे फंक्शन का
इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो वो क्या बन के आया 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेस्ट टू 1/2 इंटू 2x। तो आपको ये देखना है कि ये ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी है -1/2। मतलब कि अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर माइनस पावर होती है तो उस पावर को प्लस बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस ब्रैकेट को आपको डिनोमिनेटर में लिख देना चाहिए। मतलब कि आपको उस फैक्टर के फंक्शन में, फैक्टर के इक्वेशन में नीचे लिखना चाहिए, डिनोमिनेटर में लिखना चाहिए। तो जैसे ही आप इस टर्म को डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो ये -1/2 जो है वो टर्म क्या बन जाएगी, वो यहाँ पे बन जाएगी +1/2। मतलब कि ये +1/2 को आप यहाँ पे इस तरह से स्क्वेयर रूट भी लिख सकते हैं। तो इसके कारण क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इंटू 2 टाइम एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे भी यही है 1/2 जो कि हमें मिला था, 2x जो कि हमें मिला था, और ये आई कैरेट वो तो यहाँ पे हमें कैरी ऑन ही करना है, और ये आपका डिनोमिनेटर का अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, चूंकि यहाँ पे हमें इस पूरा का पूरा ब्रैकेट ऊपर के इक्वेशन में, मतलब कि फैक्टर के फॉर्म में हमें अगर इसे ऊपर लिखना है तो यहाँ पे पावर आएगी -1/2। जबकि इस इक्वेशन को, इस फैक्टर को आप डिनोमिनेटर में लिखने की कोशिश करते हैं तो ये डिनोमिनेटर में किस तरह से आएगा, वो पावर हो जाएगी प्लस, जो कि बन जाएगी +1/2। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे आपके दूसरे इक्वेशन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखिए है डेल बाय डेल वाई ऑफ, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट कौन सा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और ये आएगा उसके ऊपर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम क्या लिखते हैं 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आएगा 1/2, फिर क्या होगा, इस ब्रैकेट को एज इट इज लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और इसके ऊपर क्या आएगा -1/2, और ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में है, इसके कारण अब ब्रैकेट की ये वाई स्क्वेयर वाली टर्म क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंशिएट। तो वाई स्क्वेयर वाली टर्म जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होती है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम y, और ये -1/2 को आप जैसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस के फॉर्मेट में उसका स्क्वायर रूट। तो डिफरेंशिएशन क्या आया 1/2, ये आपका पूरा का पूरा ब्रैकेट डिनोमिनेटर में अंडर रूट के फॉर्म में, और ऊपर आएगा 2 टाइम y। क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म को जैसे हमने डिफरेंशिएट किया था उसी के फॉर्मेट में ये आता है, लेकिन चेंज क्या होता है, चेंज यहाँ पे होता है कि ये पहली टर्म में था x, यहाँ पे आ गया y, जबकि 1/2 ये डिनोमिनेटर का ब्रैकेट, और यहाँ पे आई कैरेट और जे कैरेट, जो कि यहाँ पे तो वो एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टिवली आने ही है। ओके, बाद में देख लेते हैं इस पूरे के पूरे लास्ट टर्म को, डेल बाय डेल जेड ऑफ, ये हमारा पूरा का पूरा आर, तो ये क्या है आर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और उसके ऊपर क्या आएगा 1/2। तो डिफरेंशिएशन में होगा 1/2 आगे आ जाएगा, जो कि ये आपकी पावर थी। फिर क्या होगा, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट का आप यहाँ पे एज इट इज रिप्लेसमेंट लेंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, और उसके पावर में क्या होगा -1/2, क्योंकि 1/2 - 1 विल बी -1/2, और इस z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होने के कारण आप इस जेड स्क्वेयर वाली टर्म का यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे। तो जेड स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम z, तो ये बनेगा 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर होल रेस टू -1/2 और 2 टाइम जेड। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, और आप यहाँ पे उस ब्रैकेट को, मतलब कि ये आर वाला जो आपका वेरिएबल टर्म है उसे आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारा पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का टर्म, जिसमें हमने ये देख लिया कि 1/2 2 टाइम एक्स, बाद में ये कॉमन डिनोमिनेटर, दूसरे टर्म में 1/2 2 टाइम वाई, बाद में ये कॉमन डिनोमिनेटर, और 1/2 2 टाइम जेड, और बाद में ये कॉमन डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे सभी टर्म्स में से ये 2 और इस 2 को, यहाँ पे भी ये 2 को और उस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा x अपॉन ये आपका वेरिएबल टर्म, y अपॉन ये आपका वेरिएबल टर्म, z अपॉन ये आपका वेरिएबल टर्म। तो ये कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन में जो आपको कुछ नई बात लगी, वो नई बात क्या थी, वो नई बात थी कुछ इस टर्म का डिफरेंशिएशन, जो कि आपको यहाँ पे चेन रूल के फॉर्मेट में करना चाहिए।
पहले आपको इस पूरे के पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन, बाद में अंदर वाली x की टर्म, इसमें y की टर्म और इसमें z की टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन लेना है, जिसे कि हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। तो ये था आपका अभी तक का सिंप्लीफिकेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो आपका इतना इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मोर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये इक्वेशन मोर किस तरह से सिंप्लीफाई हो सकता है। तो देखिए, ये हमारी प्रीवियस टर्म क्या थी, प्रीवियस टर्म में जैसे ही हमने 1/2 और 2 को कैंसिल किया तो x अपॉन ये हमारा r का टर्म, y अपॉन r की टर्म और z अपॉन r की टर्म, तो ये सभी टर्म्स आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इस i कैरेट, j कैरेट और k कैरेट को यहाँ पे x, y और z के साथ क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो क्या होगा, x टाइम i कैरेट, y टाइम j कैरेट और z टाइम के कैरेट। कुछ इस तरह से ये आपका ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन था, वो इक्वेशन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये रीअरेंजमेंट हुआ है। हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स की कोई सिचुएशन को चेंज नहीं किया है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज हुआ है। जो आई, एक्स और वाई और जेड से अलग था, उन सभी को हमने क्या किया, उन सभी को हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए सभी तीन टर्म्स के बीच में ये क्या है, एडिशन का रिलेशन है, और इन तीनों टर्म्स में यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/√x² + y² + z², इन टर्म्स को यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में से, मतलब कि एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट, इन तीनों में से क्या कर लेते हैं, इंडिविजुअली यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के कारण हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1/√x² + y² + z², और ब्रैकेट में आ गया x टाइम आई कैरेट प्लस y टाइम जे कैरेट प्लस z टाइम के कैरेट। तो यहाँ पे ये आपका एक इक्वेशन बन गया जो कि इसके सिंप्लीफिकेशन के कारण बना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो आपका 1/x² + y² + z² है, मतलब कि डिनोमिनेटर में ये जो आपका इक्वेशन है, वो इक्वेशन तो आपको यहाँ पे आपकी ये जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में ही है कि r = √x² + y² + z² है। तो ये क्या होगा कि ये जो आपका टर्म है, वो टर्म यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आप इसे r लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, आपका बन गया r। तो डिनोमिनेटर में आप इसे क्या बोल सकते हैं कि ये r है, और यहाँ पे आपके ऊपर के टर्म में, फैक्टर का ऊपर का टर्म क्या है, एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट। तो इस टर्म को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे कि हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो भी ऑर्डिनरी वेरिएशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्स टाइम आई कैरेट, जो कि यहाँ पे इस x को क्या बताता है कि ये x आपका वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड है, और ये आपका i कैरेट किसे रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी x डायरेक्शन की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा x एक्सिस का वेरिएबल। इसी तरह से y का वेरिएबल क्या आएगा, स्मॉल y इंटू जे कैरेट। उसी तरह से z का वेरिएबल क्या आएगा, ये बन के आएगा यहाँ पे आपके पास स्मॉल z इंटू के कैरेट। मतलब कि ये एक्स आई कैरेट, वाई जे कैरेट, जेड के कैरेट, ये सभी इंडिविजुअल डायरेक्शन में उसके पोजीशंस वेक्टर है। लेकिन जब आप इन तीनों का वेक्टर एडिशन लेते हैं तो आपको 3 डायमेंशनल सिचुएशन में 3D की जियोमेट्री में आपको एक पोजीशन वेक्टर मिलता है, जिस पोजीशन वेक्टर को आप क्या बोलते हैं, वेक्टर आर बोलते हैं। तो वेक्टर आर में क्या आएगा, इन तीन आपके ये जो सिंगल वेक्टर्स थे, सिंगल पोजीशन वेक्टर थे, उन सिंगल पोजीशन वेक्टर का एडिशन आएगा। तो यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा एक्स टाइम आई कैरेट प्लस वाई टाइम जे कैरेट प्लस जेड टाइम के कैरेट। ये हो गया आपका एक्स का, वाई का, जेड का, तीनों डायरेक्शन का वेक्टर एडिशन होकर 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर। तो कुछ इस तरह से आपको ये फैक्टर की ये जो ऊपर की टर्म मिली है, वो ऊपर की टर्म क्या मिलेगी, वो ऊपर की टर्म यहाँ पे बनेगी वेक्टर आर, मतलब कि पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। और ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो क्या है, वो है यहाँ पे उसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए पोजीशन वेक्टर कौन सा था, पोजीशन वेक्टर था एक्स टाइम आई कैरेट प्लस वाई टाइम जे कैरेट प्लस जेड टाइम के कैरेट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ये आपका एक वेक्टर आर है
तो जब आप वेक्टर आर का मतलब कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड किस तरह से आता है, तो वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आप सभी टर्म्स के ये जो मैग्नीट्यूड वाले कंपोनेंट है उन मैग्नीट्यूड वाले कंपोनेंट का क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, और स्क्वायर लेने के बाद उसका एडिशन करते हैं, और एडिशन करने के बाद उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे इस तीनों प्रोसीजर को यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूं। तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर कीजिए पहले, फिर यहाँ पे y का भी क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, फिर क्या कीजिए z का भी यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, फिर तीनों का स्क्वायर करके उसका ले लीजिए एडिशन, और फिर इसका एडिशन लेने के बाद कीजिए इसका अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम यही प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये आपका वेक्टर आर जो कि पोजीशन वेक्टर है 3D जियोमेट्री में, और उसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। मतलब कि आप इस तरह से इस पूरे के पूरे टर्म को, मतलब कि ये जो आपका आर है ना वो यही तो है, तो उस आर को आप क्या बोल सकते हैं, इसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर बोल सकते हैं। मतलब कि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या बन के आया, वो डिनोमिनेटर बन के आया आपका ये ऊपर का ये जो वेक्टर था पोजीशन वेक्टर, उसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ऊपर के टर्म को लिखेंगे हम आर वेक्टर से, और ये डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे की टर्म को हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये जब कभी भी आप किसी वेक्टर का वेक्टर फॉर्म और उसके डिनोमिनेटर में अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये बनेगा ऑलवेज उसका यूनिट वेक्टर। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते थे, आई कैरेट, जे कैरेट, के कैरेट, तो वो क्या है, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट की लेंथ वाला एक वेक्टर, जे कैरेट में हम लिखते हैं कि ये वाई एक्सिस में 1 यूनिट की लेंथ वाला एक वेक्टर है, और के कैरेट में हम ये लिखते थे कि ये जेड एक्सिस में 1 यूनिट की लेंथ वाला क्या है, एक वेक्टर है। तो उसी तरह से ये जो आपका आर वेक्टर था, मतलब कि ये आपकी ऊपर की टर्म इक्वेशन में वो क्या थी, ये ऊपर की टर्म आपके इक्वेशन में थी ये पूरा का पूरा ऑर्डिनरी वेक्टर, कि जिसमें उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट नहीं था, वो मैग्नीट्यूड कोई भी हो सकता था। आप यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू रखेंगे उसके मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा, उसका ये मैग्नीट्यूड बन के आएगा। लेकिन जब आप किसी के ऊपर कैप लिखते हैं तो कैप का मीनिंग ये होता है कि ये यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन किसकी रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी आपके इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। क्योंकि इसीलिए मैंने इन दोनों को क्या लिखा है, आर लिखा है। तो अगर आप किसी भी वेक्टर का यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर किस तरह से मिल सकता है, आपको उस वेक्टर का यहाँ पे क्या यूज करना है, पूरा का पूरा वेक्टर, और उसको डिवीजन लेना है किससे, उस पूरे के पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ उसका डिवीजन लेना है। और जैसे ही आप उसका डिवीजन मैग्नीट्यूड के साथ लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, उस वेक्टर का यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा कंक्लूजन समझ में आया होगा कि ये आपके पोजीशन वेक्टर है जो कि 3D जियोमेट्री में यूज होते हैं, और ये पोजीशन वेक्टर आपके उन सभी लीनियर वेक्टर के वेक्टर एडिशन के कारण ही बने हैं। वो कोई नए वेक्टर नहीं है, वो सभी ऑर्डिनरी ओल्ड वेक्टर ही है कि जिसका आप यहाँ पे वेक्टर एडिशन करते हैं, और वो वेक्टर एडिशन आपको यहाँ पे मिलता है जिसे आप 3D जियोमेट्री में क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एक नई टर्म थी जो कि इस एग्जाम्पल में आपको समझनी चाहिए थी। और ये जो ग्रेडियंट का कॉमन डेफिनेशन है, कॉमन कंसेप्ट है, वो क्या है कि आपने इस पूरे के पूरे स्केलर फंक्शन का यहाँ पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में इंडिविजुअल उसका रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन के कंपोनेंट्स को यूज करके फाइंड आउट किया, और उस रेट ऑफ चेंज को सभी डायरेक्शन में आपने चेक करके फिर क्या किया, उसका वेक्टर एडिशन लिया। जो वेक्टर एडिशन आपको क्या मिला, यहाँ पे कुछ इस तरह से टर्म मिली, और उस टर्म को हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर और उस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड मतलब कि मोड आर के साथ यहाँ पे रिप्लेस करके हमें यहाँ पे क्या मिला है, उसका यूनिट वेक्टर मतलब कि आर कैप मिला है। तो ये जो आर कैप यूनिट वेक्टर है वो किसका है, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री के पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। फिर से रिपीट करता हूं कि आर कैप 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का ये जो आपका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर था उसका यूनिट वेक्टर है। जैसे कि यहाँ पे एक्स आई कैरेट जो कि
एक्स एक्सिस का पूरा पोजीशन वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर में ये आई कैरेट उसका यूनिट वेक्टर है। उसी तरह से थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री में ये आपका आर वेक्टर एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। उस पोजीशन वेक्टर में ये आर कैप उसका क्या है, ये आर कैप उसका एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा इक्वेशन समझ में आ गया होगा। और ये जो आपका टर्म है, मतलब कि ग्रेडियंट का हमारा एग्जाम्पल था, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, वो किस तरह से यहाँ पे डेरिवेट हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं यहीं से आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन में आप उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसी तरह से ग्रेडियंट के सभी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। और साथ में डाइवर्जेंस, कर्ल और उन सभी अलग अलग टर्म्स के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और उन सभी टर्म्स के कंसेप्ट को भी आप वहीं से देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।